हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस वंडरफुल एंड अमेजिंग क्षितिज बैच फॉर आईआईटी जैम 2023 में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो टॉपिक कवर करेंगे हम, वो टॉपिक होगा आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रेशन फैक्टर। और इस टॉपिक के अंदर हम जो सब टॉपिक्स कवर करेंगे वो सब टॉपिक्स हैं आपके टोटल डेरिवेटिव। हम इसमें जानेंगे कि टोटल डेरिवेटिव क्या होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जानने के बाद हम जानेंगे कि उसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद हम जानेंगे कि उसके कुछ इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है कि आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है, यानी कि नॉन एग्जैक्ट है, तो उसको किस तरीके से हम एग्जैक्ट बनाते हैं, यानी कि उसको हम किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं और किसी उस फंक्शन से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो एग्जैक्ट बनती है तो जो फंक्शन हमने मल्टीप्लाई किया है वो फंक्शन आपका कहलाता है इंटीग्रेशन फैक्टर। इसके बाद हम देखेंगे कुछ पी वाई क्यूज। हम कोशिश करेंगे कि साथ के साथ भी कुछ पी वाई क्यूज करते रहें और लास्ट में भी कुछ पी वाई क्यूज को हम अटेंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। तो सब फर्स्ट टॉपिक है आपका टोटल डेरिवेटिव। टोटल डेरिवेटिव क्या होता है। मान चलो हमारे पास कोई फंक्शन है एफ, ये टू वेरिएबल फंक्शन है। वेरिएबल यहां पर क्या होंगे एक्स कॉमा वाई। ये कैसा है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी कि जो ये वैल्यूज देगा वो रियल वैल्यूज आएंगी। ओके, सच दैट कि एफ हैज कंटिन्यूअस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव। ये क्या रखेगा, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव रखेगा, वो भी कैसा, कंटिन्यूअस होगा इन ए स्पेसिफिक डोमेन डी, इसी डोमेन डी में। देन द टोटल डेरिवेटिव या टोटल डिफरेंशियल ऑफ एफ इज डिनोटेड बाय df। तो टोटल डेरिवेटिव को किससे डिनोट करेंगे हम, df से। एंड इज गिवन बाय df इज इक्वल टू दिस। यहां पर क्या हो रहा है, देखो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इंटू डी एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इंटू डी वाई। पार्शियल डेरिवेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आपका फंक्शन f है वो टू वेरिएबल फंक्शन है x और y में। पहले हम इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, फिर y के रेस्पेक्ट में। और साथ के साथ जब x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करा हमने इसका तो dx से मल्टीप्लाई हुआ, जब y के साथ हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव करा तो इंटू dy हुआ। ये कहलाता है आपका टोटल डेरिवेटिव। नेक्स्ट है आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म क्या होती है, अगर इफ m एंड n आर फंक्शन ऑफ x एंड y, यानी कि m n आपके कैसे फंक्शन है, टू वेरिएबल फंक्शन है। तो टू वेरिएबल यहां पर क्या होंगे, x और y। देन द इक्वेशन m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की सेकंड टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट बोलेंगे कब, अगर आपके पास एक फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए f ऑफ x कॉमा वाई, सच दैट कि इस फंक्शन का टोटल डेरिवेटिव किसके इक्वल हो जाए, इस एक्सप्रेशन के इक्वल हो जाए, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है ये कहलाती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म। और जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आपकी एग्जैक्ट। तो ये था आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझने की हम इसे कोशिश करते हैं। आपका एग्जाम्पल गिवन है वाई स्क्वेयर डी एक्स प्लस टू एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी आपकी, m dx प्लस एन डी वाई, राइट। इसको हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो यहां पर क्या निकल के आता है, हेयर m इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, n इज इक्वल टू 2xy, राइट। m ये निकल के आया और n ये निकल के आया। अगर यहां पर एक फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए f इन टू वेरिएबल, सच दैट किस तरीके से कि df इज इक्वल टू हो जाए m dx प्लस n dy। डेफिनेशन यही कह रही थी एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म की। अगर f एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए जो ये कंडीशन को होल्ड करे तो आप कहोगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी है, आपकी एग्जैक्ट है। तो क्या ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अगर मैं फंक्शन ले लूं यहां से एक्स वाई स्क्वेयर, क्या फंक्शन ले लूं मैं, एक्स इंटू वाई स्क्वेयर, क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, चलिए चेक करते हैं। ओके, तो टोटल डेरिवेटिव निकालते हैं इसका। टोटल डेरिवेटिव का मतलब क्या था,
टोटल डेरिवेटिव का मतलब था डी एफ इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स टू डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई टू डी वाई। तो टोटल डेरिवेटिव निकालते हैं, क्या आ रहा है, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एफ आपका ये है एक्स इंटू वाई स्क्वेयर, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है अगर हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो y को हम एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। वाई स्क्वेयर आपका हो जाएगा कांस्टेंट और x का हो जाएगा डेरिवेटिव 1, तो यहां से आया वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स प्लस अब पार्शियल डेरिवेटिव इस फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू y, यानी कि x आपका कांस्टेंट हो जाएगा और वाई स्क्वेयर का पार्शियल डेरिवेटिव 2y 2xy और इंटू में dy, ये आ गया। अब देखो वाई स्क्वेयर की जगह मैं m पुट कर सकता हूं क्योंकि m इजकल टू वाई स्क्वेयर था, तो ये यहां से हो गया m x प्लस एक्स वाई की जगह मैं n पुट कर सकता हूं क्योंकि n इजकल टू 2xy है, तो ये हो गया n इंटू डी वाई और ये किसके इक्वल था, डी एफ के। यहां से निकल के आ गया डी एफ इजकल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, यानी कि डिफरेंशियल फॉर्म आ गई। इसका मतलब है कि जो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है which is implies the given differential equation is exact। कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस तरीके से आप चेक करोगे कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट है या नहीं है। ये फंक्शन कैसे पता चलेगा आपको, क्या होगा, ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप रियलाइज होता चला जाएगा कि क्या फंक्शन होगा। अगर ये रियलाइज नहीं होता तो यहाँ पर एक और कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। इससे भी आप चेक कर सकते हो कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। तो चलिए उसको देखते हैं। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी एग्जैक्ट। क्या कंडीशन है, इस कंडीशन है आपकी डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, यानी कि m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y शुड बी इक्वल टू n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। अगर ये दोनों इक्वल हैं तब आप कहोगे कि जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कैसी है, एग्जैक्ट है। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। नेसेसरी का मतलब अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो ये कंडीशन होल्ड होगी। सफिशिएंट का मतलब कि आपको ये चेक करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट है या नहीं है। अगर आप सिर्फ यही शो कर दो कि ये इक्वल है तो आप कहोगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। ये होती है आपकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम डायरेक्ट पीवाई क्यू लेते हैं। ये आपका जैम 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या कह रहा है कि दी नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एन, एन क्या है, एक नॉन जीरो वैल्यू रखेगा फॉर विच द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, बिकम्स एग्जैक्ट, कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए, वो एन यहाँ पर क्या होगा, राइट। और एन की वैल्यूज आपको ये गिवन है, कौन सा ऑप्शन ट्रू है। चलिए चेक करते हैं। ओके, तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, तो यहां पर m निकल के क्या आता है, हेयर m इज इक्वल टू है 3x वाई स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इंटू वाई। एन है आपका यहां पर एन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर वाई, राइट। m ये हुआ, n ये हुआ। यहां पर देखो x इज नॉट इक्वल टू 0, तो x 0 नहीं हो सकता। ओके, अब हमें क्या करना है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन अप्लाई करनी है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या कह रही थी कि डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू होना चाहिए डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो पहले हम ये पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो हम निकालते हैं डेल एम अपॉन डेल वाई। तो पार्शियल डेरिवेटिव m का विद रेस्पेक्ट टू y, तो क्या आएगा, 3x कांस्टेंट से ट्रीट होगा, y स्क्वायर का 2y, यानी कि ये बन जाएगा 6xy प्लस एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, राइट, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है y का 1। अब हम निकालते हैं डेल n अपॉन डेल x, यानी कि n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। यहां से क्या आएगा, 3x स्क्वायर और n भी 3n एक्स स्क्वायर प्लस यहां से हो जाएगा 6xy, राइट। अब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या कहती है
कि ये रेशो क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। बाय नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन डेल एम अपॉन डेल वाई शुड बी इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। ये आपकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, क्या वैल्यूज आई थी, देखो डेल एम अपॉन डेल वाई 6xy प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको लिखते हैं 6xy प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, क्योंकि एग्जैक्ट बोल रहे हैं वो हमको, इसके इक्वल होना चाहिए 3nx स्क्वायर प्लस 6xy, 3n एक्स स्क्वायर प्लस 6xy ओके राइट। ये इक्वल होने चाहिए अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट है तो, बाय नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन से। अब आप यहां देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहां 6xy यहां 6xy कैंसिल आउट। ओके बचा क्या आपके पास, एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3n एक्स स्क्वायर। अब देखो x हमको गिवन है कि नॉन जीरो है, x क्या गिवन है, नॉन जीरो है, तो इससे हम डिवाइड कर सकते हैं थ्रू आउट, तो एक्स स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स के आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर हमें ये गिवन नहीं होता कि x आपका नॉन जीरो है, तब आप इसको डिवाइड यानी कि कैंसिल आउट नहीं कर सकते थे, यहाँ भी इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर x जीरो होता तो डायरेक्ट इसको करते तो यहाँ से ये इक्वल नहीं आता। ओके यहाँ से तो हमने क्या करा है, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करा है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट इसको डिवाइड कर रहे हैं एक तरीके से, तो इसलिए डिवाइड क्यों हो पा रहा है, क्यों कैंसिल आउट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर x आपका नॉन जीरो है। ओके तो बचा क्या आपके पास, यहाँ से बचा एन स्क्वायर इक्वल टू 3n, यानी कि एन स्क्वायर माइनस 3n इक्वल टू 0, यानी कि n इंटू एन माइनस 3 इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 3। यहाँ से दो वैल्यूज निकल के आई n की, n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 3। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में कह रहा था कि n जो होगा वो नॉन जीरो होगा, तो n इज इक्वल टू 0 को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। यहां से निकल के आ रहा है आपके पास विच इज इंप्लाइज n इज इक्वल टू 3, तो n इज इक्वल टू 3 के लिए आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो जाएगी, एग्जैक्ट। ऑप्शन कौन सा ट्रू हुआ आपका, ऑप्शन डी, राइट, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरीके से जब में क्वेश्चन आए हुए हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पे, तो इसी तरीके से आपको फाइंड करने हैं। ओके आगे बढ़ते हैं, हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन ये है आपका, राइट, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, कह रहा है कि ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कब, इफ कब होगी, अगर a इक्वल टू b है या a इक्वल टू 0, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, a बिलोंग्स टू रियल नंबर, b इक्वल टू 0, या फिर a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0, इनमें से किस ऑप्शन के लिए ये आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर वही नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लगेगी, तो चलिए फाइंड करते हैं। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या थी, डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x होना चाहिए, डेल x, ये आपकी थी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। ओके तो यहाँ पर m क्या है, देखो अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो तो हेयर m इज इक्वल टू आएगा m dx होता है, m यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, एन क्या है यहाँ पर, वाई स्क्वायर माइनस बी वाई, ये आपका n हो गया। तो अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, हमें यहाँ से फाइंड करना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू y, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट ट्रीट होगा 0 माइनस a एंड डेल n अपॉन डेल x, क्या आएगा यहाँ से, ये 0 और यहाँ से आएगा ये माइनस, ओके वाई स्क्वायर बी वाई, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, ये भी कांस्टेंट टर्म ये भी कांस्टेंट टर्म, यहाँ से आ जाएगा ये 0, आ गया 0, और ये क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जब हम इनको इक्वल करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी 0, यहाँ से हमें
फाइंड कर पा रहे हैं कि यहाँ से क्या इंप्लाइज करेगा कि a इज इक्वल टू 0, यानी कि लिख देता हूं मैं डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल एक्स आई, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन। यहाँ से आया है वैल्यू आपकी माइनस a और डेल n अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आई है 0, a इक्वल टू 0 विच इज इंप्लाइज a इज इक्वल टू, ये तो फिक्स है कि a तो 0 होगा आपका, राइट। जब आप नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन अप्लाई करी तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, a इज इक्वल टू 0। तो इस ऑप्शन में देखो a इक्वल टू 0 कहाँ गिवन है, यहाँ पर गिवन है a इक्वल टू 0, यहाँ पे भी a इक्वल टू 0 गिवन है। a इक्वल टू b, क्या ये ट्रू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मान लो b भी 0 हुआ तो a इक्वल टू b हो सकता है, लेकिन यहाँ से a बिलोंग्स टू रियल नंबर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि 0 1 आपका रियल नंबर है। तो ए बी, ये भी मतलब कोई भी ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड नहीं हो पा रहा। ओके, a इक्वल टू 0। अब b के बारे में क्या कंडीशन है, b के बारे में क्या कंडीशन है? देखो a तो 0 आ गया, b आपका चाहे कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? देखो यहाँ पर b आप चाहे कुछ भी लो, ये कंडीशन तब भी ट्रू होगी अगर a 0 हो गया। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा ट्रू होगा? आपका ऑप्शन ट्रू हो जाएगा अगर a इक्वल टू 0 है, b इक्वल टू 0 हुआ, तब भी आपका आई थिंक ये ट्रू है। ओके, a बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये ट्रू नहीं होगा क्योंकि a सिर्फ 0 के लिए है। अगर मैं ये ऑप्शन ट्रू करता हूं a बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर मैं a को 1 ले लूं, a को क्या ले लूंगा मैं 1, तब ये ऑप्शन फेल कर जाएगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट नहीं बनेगी, तो इसलिए ये ऑप्शन हो गया डिस्कार्ड। ओके, a इक्वल टू 0, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये भी ट्रू है। a इक्वल टू b, क्या ये ट्रू होगा a इक्वल टू b? भाई जरूरी नहीं है। मान चलो b इक्वल टू मैंने 1 ले लिया, क्योंकि यहाँ पर b पर कोई कंडीशन निकल के नहीं आ रही। अगर मैं b इक्वल टू 1 ले लूँ तो इसका मतलब a को भी 1 होना पड़ेगा, और जहां पर a अगर 1 हुआ तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट नहीं बनेगी। ये सिर्फ एग्जैक्ट तभी है जब a इक्वल टू 0 है, तो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया, राइट। a इक्वल टू 0 चाहे b कुछ भी हो, कंडीशन ट्रू, तो यानी कि इस ऑप्शन के लिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट बनेगी। ओके, a इक्वल टू 0, b चाहे कुछ भी हो, आप b 0 रखा है, तब भी आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बनेगी। ऑप्शन आपके कौन से ट्रू हुए? b एंड d, b एंड d ऑप्शन आपके ट्रू है। ओके, क्योंकि a फिक्स है आपका 0 होना चाहिए। अगर a की अगर इसके अलावा कोई वैल्यू लोगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट नहीं बनेगी, और b चाहे आप कुछ भी लो, उस पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने a इक्वल टू 0 ले रखा है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी एंड डी ट्रू हुए, राइट। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जैम में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहां पर लिख सकते हैं हम विच इज इंप्लाइज ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। ये किस टाइप में आएगा? MSQ, मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट आपका सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी तक आपने देख लिया कि टोटल डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, राइट, और कैसे चेक करोगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से फाइंड करोगे? लेट करते हैं हम, लेट m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 is an exact differential equation, then exact differential equation, ये एक आपकी exact differential equation फॉर्म है। then solution, then the solution of given exact differential equation is, सॉल्यूशन क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन आप 4 तरीके से निकाल सकते हो। यहाँ पर कितने तरीके से निकाल सकते हो? 4 तरीके से। फर्स्ट आपका क्या तरीका है? फर्स्ट मेथड है इंटीग्रेशन करो आप m का विद रेस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पर क्या होगा?
यहाँ पर जब m का इंटीग्रेशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेकिन y को एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, y ट्रीटिंग एज अ कांस्टेंट, राइट। यानी कि m का इंटीग्रेशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पर क्या करोगे, y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, ओके। प्लस n का इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, n का इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू y और इक्वल टू लगाओगे कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। लेकिन यहाँ पर भी क्या कंडीशन है कि जहाँ तो ये n का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पर कंडीशन होगी n की वो टर्म जो फ्री है x से, इंटीग्रेशन करोगे n की उन टर्मों का जो x से फ्री हैं। यानी कि यहां लिख सकते हो आप n शुड बी फ्री, n शुड बी फ्री फ्रॉम x वेरिएबल। यानी कि कौन टर्म का इंटीग्रेशन कर रहे हो, वो टर्म्स जो x से फ्री हैं उसका उन टर्मों का आप y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे और इक्वल टू लगाओगे c। ये था आपका फर्स्ट टाइप, इस तरीके से आप सॉल्यूशन लगाओगे ये अप्लाई करके, ओके। सेकंड क्या कहता है, सेकंड में कहता है n का इंटीग्रेशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू y प्लस m का इंटीग्रेशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू x, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगाओगे। यहाँ पर जो कंडीशन होंगी, यहाँ पर क्या है, अगर n का पहले आप क्या कर रहे हो इंटीग्रेशन कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पर सेकंड कहता है कि यहाँ पर जो x होगा वो आपका एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, x वेरिएबल के x की तरह ट्रीट होगा एज ए कांस्टेंट। यहाँ पर आप m की वो टर्म को इंटीग्रेट करोगे जो फ्री फ्रॉम y है, यानी कि m शुड बी फ्री, m शुड बी फ्री फ्रॉम y, राइट। यहां पर क्या होगा, m की टर्म वो टर्म होंगी जो फ्री फ्रॉम y होंगी, राइट। m क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए y से। फर्स्ट टाइप में क्या था, देखो फर्स्ट टाइप में था कि m का पहले हमने इंटीग्रेशन करा विद रिस्पेक्ट टू x, तो y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। फिर यहाँ पर n का इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू y, तो n शुड बी फ्री फ्रॉम x, यानी कि x उसमें नहीं आना चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका पहले इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसको पहले लिख दिया, तो यहाँ पर एज ए x कांस्टेंट, x मतलब कि x वेरिएबल कांस्टेंट ट्रीट होगा। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो m की वो टर्म्स जो फ्री फ्रॉम y हैं, वो आपका सेकेंड टाइप है, राइट। थर्ड कहता है, थर्ड टाइप कहता है इंटीग्रेशन ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू x, राइट। m का इंटीग्रेशन करो विद रेस्पेक्ट टू x, ओके। y एज ए कांस्टेंट पे ट्रीट होगा क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, प्लस इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन आपको करना है n माइनस n, यहां पर लिया, माइनस करोगे उसमें से पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y, इसका पार्शियल डेरिवेटिव, इस पूरे का इंटीग्रेशन जो आएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ m dx, राइट। ये इंटीग्रेशन m dx लिखा आपने, इसका जो इंटीग्रेशन आ रहा है उसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू y और फिर उसको आप n में से सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो पूरी वैल्यू आई उसको अगेन इंटीग्रेशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू y, इज इक्वल टू लगाओगे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो ये था आपका थर्ड टाइप। सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट जो होता है सॉल्यूशन फाइंड करने का, वो थर्ड और फोर्थ होता है। क्यों होता है ये अभी हम जानेंगे। फोर्थ और डिस्कस कर लेते हैं, फोर्थ टाइप क्या होता है। देखो फोर्थ टाइप में क्या होगा, पहले हमने m के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा, यानी कि m को इंटीग्रेट करा विद रेस्पेक्ट टू x, तो अब हम n को करेंगे। n ऑलवेज इंटीग्रेट होगा विद रेस्पेक्ट टू y, राइट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर रिवर्स हो गया, देखो m की जगह n आ गया, x की जगह y, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रिवर्स, n की जगह आ जाएगा m माइनस y की जगह आ जाएगा x, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, किसका, इस वाली टर्म का, n dy, राइट। इसका पार्शियल डेरिवेटिव करा, m में सेपरेट करा, फिर इस जो भी पूरी टर्म आएगी उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। ये था आपका फोर्थ टाइप, राइट। इनको लिख लेना और अच्छे से याद कर लेना। याद करने में कुछ नहीं है, बस
आपको फर्स्ट और थर्ड याद कर लो, सेकंड और फोर्थ ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। और जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको ये याद होते चले जाएंगे। ओके, हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इसे समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल की वर्णन है माइनस वाई इंटू साइन टू एक्स टू डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टू डी वाई इक्वल टू 0। ओके, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट है। स्टैंडर्ड फॉर्म से आप कंपेयर करोगे, यहां से निकल के आएगा हेयर m इज इक्वल टू माइनस वाई साइन टू एक्स, n इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। ओके, हमें क्या निकालना होता है एग्जैक्ट चेक करने के लिए, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। सबसे बेस्ट है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। डेल एम अपॉन डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे, साइन टू एक्स कॉन्स्टेंट, नेगेटिव का ही तो नेगेटिव वाई का 1, 1 से जब साइन टू एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो साइन टू एक्स। ओके, अब क्या करना है, अब हमें निकालना है n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या आएगा, cos स्क्वायर का 2 cos x और cos x का पार्शियल डेरिवेटिव माइनस साइन x। और ये फॉर्मूला होता है माइनस एज इट इज 2 साइन ए कॉस ए, तो यानी कि 2 ये हो जाएगा माइनस साइन 2a एक्स, ये भी माइनस साइन 2x, ये भी माइनस साइन 2x, यानी कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी है, एग्जैक्ट है, विच इज इंप्लाइज करता है डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। ये हो गई इक्वल। यहां से इंप्लाइज होता है, क्या इंप्लाइज होता है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। क्या है आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट आ गई तो अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन देखो फर्स्ट टाइप से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। फर्स्ट टाइप से सॉल्यूशन कह रहा था कि इंटीग्रेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n with respect to y is equal to c। here y treated as a constant, y को किसकी तरह ट्रीट करेंगे, एज अ कांस्टेंट, and n should be free। यहाँ पर क्या होना चाहिए, n should be free, n should be free from x। यहाँ पर n x से फ्री होना चाहिए। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो m क्या था आपका, m गिवन है माइनस वाई इंटू साइन 2x, पुट करते हैं माइनस वाई टू साइन 2x का इंटीग्रेशन करना है हमें रेस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट। ओके, प्लस n की वो टर्म जो शुड बी फ्री फ्रॉम x है। ओके, अब देखिए n यहाँ पर क्या है, cos स्क्वायर x, n इज इक्वल टू cos स्क्वायर x है। क्या मैं इसको और तरीके से लिख सकता हूं, देखो अगर n इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स है तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, राइट। कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला ये होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। ओके, कॉस स्क्वायर एक्स का ये फॉर्मूला होता है, तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो मैं अगर इसको मैं देखूं तो ये क्या बनेगा आपका 1/2 प्लस कॉस 2x अपॉन, क्या यहाँ पर एन की टर्म है जो फ्री फ्रॉम x है, यहाँ पर x आ रहा है 2x है, यहाँ पर x नहीं है, तो यानी कि यहाँ से क्या आएगा 1/2। ओके, तो हम क्या करते हैं अक्सर जब टाइप फर्स्ट लगाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि ये इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं और यहाँ से 1/2 आएगा जो x से फ्री है। लेकिन हम यहाँ से देखते हैं कि x है यानी कोई भी टर्म है ही नहीं जो x से फ्री है, राइट। इसके लिए हम वहां पर क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं, और जब 0 ही लिखते हैं हमारा आंसर आता है गलत, क्योंकि हमें 1/2 लिखना है, क्योंकि इसका एक्सपेंशन होगा 1/2 प्लस कॉस 2x बाई 2, जहां पर 1/2 क्या आपका फ्री फ्रॉम x है, यहाँ पर n क्या होना चाहिए, शुड बी फ्री फ्रॉम x, तो जो की आ रहा है टर्म 1/2, n की वो टर्म जो फ्री है x से, तो यहाँ पर निकल आएगा 1/2 dy इक्वल टू c। अगर हम cos स्क्वायर x डायरेक्ट अप्लाई करते
तो कॉस स्क्वायर एक्स में एक्स आ रहा है तो हम यहाँ लिखते हैं 0। हमें अक्सर भूल जाते हैं एग्जाम में भी कि वो कॉस स्क्वायर एक्स फ्री फ्रॉम एक्स है। कैसे? उसकी एक टर्म आएगी जो एक्स से फ्री है। अब जैसे हम अगर हमने 0 लिखा तो आपका कितनी भी मेहनत कर लो आपका आंसर गलत गलत हो गया। ओके, तो यहाँ ध्यान रखना है कि ये 1/2 आए। ओके, अब इसको सॉल्व करो। y ट्रीटिंग एज अ कांस्टेंट, माइनस वाई एज इट इज साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन। साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस के कॉस टू एक्स, माइनस माइनस प्लस कॉस टू एक्स और अपॉन में 2 आ गया, प्लस हाफ और इसका इंटीग्रेशन y इक्वल टू t। तो इसका आंसर क्या आया? y cos 2x प्लस y, देखो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, इसको उधर ले जाते हैं, इज इक्वल टू, राइट। तो आपका आंसर आया y cos 2x प्लस y इज इक्वल टू, ये आपका आया। अगर आप यहाँ 0 लेते तो ये y नहीं आ पाता, वो आपका ऑप्शन होता गलत, राइट। टाइप 1 से ये मिस्टेक होने के चांस है, लेकिन टाइप 3 से आप करते हैं इसको तो देखिए, टाइप 3 से हम कोशिश करते हैं। ये था मेथड फर्स्ट हो गया। अब मेथड नंबर 3 से टाइप 3 है उस सॉल्व करते हैं हम। टाइप 3 बोलो या मेथड नंबर 3 बोलो सॉल्यूशन निकालने का, या इसको बोलो मेथड नंबर 3। क्या कहता है मेथड नंबर 3? इंटीग्रेशन करो m का विद रेस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन n माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस रेस्पेक्ट टू y, यानी इसका इंटीग्रेशन ऑफ m dx। ओके, इसको फिर y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट इज इक्वल टू, ये था आपका थर्ड टाइप या थर्ड मेथड। चलो इससे फाइंड करते हैं। m की वैल्यू यहां पुट करते हैं, क्या थी? माइनस वाई साइन 2x x, राइट, प्लस इंटीग्रेशन n क्या था? n था आपका cos स्क्वायर x माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ का जो इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन माइनस वाई साइन 2x y साइन 2x dx इनटू, और होल इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू y, राइट। ये थर्ड। अब यहां पर क्या करना है आपको? इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आया था? माइनस वाई कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, साइन 2x का cos 2x बाई 2। ओके, ये इंटीग्रेशन होके ये आया। अब जो ये इंटीग्रेशन आ रहा है इसका क्या करना था? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करोगे प्लस इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x माइनस पार्शियल डेरिवेटिव दिस इंटीग्रेशन, तो y के रेस्पेक्ट में करना है तो कितना आ जाएगा? माइनस माइनस, यहां से तो है ही पहले से ही, ये माइनस पहले से है और ये माइनस, तो प्लस हो जाएगा, राइट। y कि माइनस का इसका आ रहा है माइनस वाई, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो y बाई 2 का हो जाएगा 1/2, और cos 2x क्योंकि कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, राइट। ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया। तो अब आप करोगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y और इज इक्वल टू c, राइट। इसमें कोई ये ध्यान देने की बात नहीं है कि कौन सी टर्म फ्री फ्रॉम x है या कौन सी टर्म फ्री फ्रॉम y है। यहाँ पर डायरेक्ट बस आप वैल्यू पुट करते जा रहे हो और सॉल्व करते जा रहे हो। ओके, यहाँ से आया माइनस वाई बाई 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर x का आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि स्क्वायर टर्म है, तो इसको आप एक्सपेंड करोगे यहाँ से, तो यहाँ से क्या आएगा? वही 1/2 प्लस कॉस 2x बाई 2 के अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ध्यान देना है। देखो y/2 और साइन 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस, माइनस माइनस प्लस जाएगा, यहाँ पर साइन जो रहेगा यहाँ पर माइनस ही रह जाएगा,
यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ही, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन आएगा प्लस का y/2 cos 2x आएगा, और ये माइनस का माइनस यहाँ से निकल के आएगा आपका इसका आपने फॉर्मूला लगाया cos स्क्वायर x का 1/2 प्लस cos 2x/2, और यहाँ पर माइनस 1/2 cos 2x, इसका इंटीग्रेशन करना था आपको विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, क्या cos 2x/2 और ये नेगेटिव का cos 2x/2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाता है ऑटोमेटिकली। जो n की टर्म यहाँ पर जो शुड बी फ्री फ्रॉम x होनी चाहिए थी, वो यहाँ पर आके कैंसिल आउट हो जाती है। ये फ्री फ्रॉम क्या होता है, x हो जाता है, सिर्फ बचा हुआ यहाँ 1/2। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हुआ y/2 cos 2x प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है, देखो इंटीग्रेशन 1/2, सिर्फ इंटीग्रेशन 1/2 बच रहा है, बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू c। तो ये वही टर्म आ गया जो फर्स्ट में था, y/2 cos 2x प्लस हाफ y इक्वल टू c। ये इंप्लाइज करता है आपका y cos 2x प्लस y इक्वल टू, राइट, वही आ गया। फाइनली क्या आया, देखो वही टर्म आ गई जो आपकी उसमें आ रही थी, लेकिन वहां पर टाइप फर्स्ट में आपको ध्यान देना है कि cos स्क्वायर x में एक ऐसी टर्म है जो फ्री फ्रॉम x है। अगर वो आपने ध्यान दे दिया फिर तो आप चाहे किसी भी मेथड से करो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं, उसको फॉरगेट कर जाते हैं कि cos स्क्वायर x भी फ्री फ्रॉम x है। इसलिए मैं कहता हूं जो टाइप थर्ड है या मेथड नंबर 3 है सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, वो बेस्ट है 3 और 4। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है, ये आपका जैम 2016 क्वेश्चन आया हुआ है। क्या कह रहा है कि वन ऑफ द पॉइंट्स विच लाई ऑन द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ये आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो आपको एक पॉइंट बताना है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है या लाई करता है विद द गिवन कंडीशन दिस। गिवन कंडीशन क्या गिवन है कि y0 इक्वल टू 1, वो पॉइंट क्या होगा। सबसे पहले देखो हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना होगा, क्योंकि सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, वो सॉल्यूशन कर्व पे पॉइंट लाई करेगा। ओके, तो यहाँ को अगर कंपेयर करें तो हेयर m इजिकल टू एम डी एक्स होता है, तो m इजिकल टू वाई माइनस एक्स एंड n इजिकल टू क्या होगा x प्लस वाई। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, चेक करते हैं। तो डेल m अपॉन डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ से आएगा 1 एंड डेल n अपॉन डेल x, यहाँ भी इसको x के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करोगे 1, यानी कि इंप्लाइज कर रहा है डेल m अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x इक्वल टू 1 इक्वल है, विच इज इंप्लाइज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी कैसी है, एग्जैक्ट है। अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं हम, राइट। सॉल्यूशन फाइंड मेथड क्या होता है, टाइप फर्स्ट से ही कर लेते हैं, m dx प्लस इंटीग्रेशन n dy इज इक्वल टू t। यहाँ पर क्या था m, यहाँ पर हमें जब m के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, y ट्रीटिंग एज अ कांस्टेंट, n की वो टर्म जो x से फ्री है, यानी कि यहाँ पर n वो होगा जो शुड बी फ्री फ्रॉम x, सारी की सारी वो टर्म जो x से फ्री हैं। तो चलिए पुट करते हैं यहाँ पर वैल्यूज। m यहाँ पर क्या आ रहा है y माइनस एक्स, आ रहा है y माइनस एक्स, इंटीग्रेशन m इजिकल टू y माइनस एक्स एक्स प्लस इंटीग्रेशन n क्या है आपका n एक्स प्लस वाई, लेकिन n एक्स प्लस वाई तो है, लेकिन कौन सी टर्म्स लेनी है जो x से फ्री है। तो x प्लस वाई में x में तो x है ही, y में नहीं है, तो सिर्फ y आएगा यहाँ, y dy इक्वल टू x हट जाएगा क्योंकि x में x है। ओके, यहाँ पर क्या था y ट्रीटिंग एज अ कांस्टेंट, तो ये है ऑटोमेटिकली वही टर्म ले ली जो हमने x से फ्री है। ओके, सॉल्यूशन क्या आएगा, का इंटीग्रेशन करते हैं तो y का इंटीग्रेशन ट्रीटिंग एज अ कांस्टेंट, y का हो जाएगा एक्स वाई माइनस x का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस y का यहाँ से होगा वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू t। एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से आएगा एलसीएम लेके 2xy माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आपका सॉल्यूशन आ रहा है ये। सॉल्यूशन क्या आया इससे, एक तरीके से ये सॉल्यूशन आया, राइट। ओके, सॉल्यूशन ये आ गया आपका। अब हमें क्या गिवन था, इनिशियल कंडीशन भी गिवन थी एक, कि y 0 इज इक्वल टू 1। तो ये अप्लाई करते हैं इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं y 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि x जब 0 है तो y 1 है। यहाँ पर रखते हैं जब x 0 है तो 2x 0, ये 0 टर्म हो जाएगी फर्स्ट। सेकेंड टर्म ये भी 0, प्लस वाई स्क्र की जगह 1 का स्क्र 1 प्लस सॉरी इज इक्वल टू 2c, यानी कि यहाँ से c की वैल्यू निकल के आई, सिंप्लीफाई करोगे 1/2। ये आपका सॉल्यूशन क्या बना, सॉल्यूशन यहां से बनेगा, सॉल्यूशन आपका बना 2xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और c की वैल्यू रखोगे 1/2, तो 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ जाएगा 1। तो आपका फाइनल जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है, राइट। फाइनल जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ये। अब आपको यहां से क्या निकालना था कि पॉइंट कौन सा है जो इस सॉल्यूशन का रूप पे लाई कर रहा है। ओके, देखो ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन गिवन है 1 - 2, 2 - 1, 2 1 - 1 2। इनको चेक करते हैं कि कौन सा पॉइंट होगा। ओके, देखिए मैं यहाँ पर कुछ एक ऐसी ट्रिक बना लेता हूँ जिससे इजीली चेक हो जाए। अगर मैं यहाँ इसको लिख दूं, ओके, यहाँ 2xy माइनस एक्स स्क्र, अगर यहाँ 2x स्क्र से मैं एडिशन कर दूं यहाँ पर, प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 1, यहाँ पर 2x स्क्र ऐड कराए तो मैं इस साइड भी 2x स्क्र ऐड कर देता हूँ ताकि ये कैंसिल आउट हो सके, राइट। 2x स्क्र यहाँ 2x स्क्र यहाँ कैंसिल आउट होके यही आ जाएगा। ये मैंने क्यों कराया, देखो ये मैंने इसलिए कराया, तो यहाँ से ये बनेगा आपका 2xy प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 1 प्लस 2x स्क्र, और ये आपका फॉर्मूला बन गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 प्लस 2, राइट। अब इजीली प्रूफ हो जाएगा, इसमें रखते तो ज़्यादा कैलकुलेशन होती, इसमें इजीली हो जाएगा। कैसे, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, 1 - 2, यानी कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -2, 1 - 2। तो x जब 1 रखोगे और y इक्वल टू -2 रखोगे, यहाँ पर क्या कर रहे हो, x इक्वल टू 1 आप रख रहे हो 1, राइट। ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, देखो 1 - 2 करोगे तो माइनस का 1 -1 का स्क्वायर 1, क्या ये इक्वल आएगा, यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट करो, 1 स्क्वायर का इंटू 2, 2 प्लस 1 3, ये तो इक्वल नहीं है, तो यानी कि ये पॉइंट इस सॉल्यूशन का रूप में लाई नहीं कर रहा। ओके, सिमिलरली जब 1, -2 नहीं है तो ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो भी नहीं होगा, -1, -2 ये भी नहीं लाई करेगा। क्यों नहीं करेगा, -1, -2, देखो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2, तो यहाँ से 1 आएगा, 1 स्क्वायर तो 1 ही आ गया। यहाँ पर जब x इक्वल टू -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, 2, 2 प्लस 1 3, तो तब भी यही आएगा केस। तो इस केस में भी ये ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ओके, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बचे ये 2, -1, 2, 1। चलो ये देखते हैं, 2, 1। ओके, अगर मैं 2, 1 रखूं, कौन सा रख रहा हूं मैं, 2, 1, ये तो लाई नहीं कर रहे, राइट। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत होगा। अब हो गया 2, -1 और 2, 1 बच रहा है। देखो x इक्वल टू 2 रखा, अगर y इक्वल टू -1 रखता हूं, 2 - 1 1, और 1 का स्क्वायर 1, इधर तो आ गया 1, इधर क्या आएगा, x इक्वल टू 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, और 8 प्लस 1 9, यानी कि यहां से आएगा, ये इंप्लाइज करेगा 1 इक्वल टू 9, जो कि ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया, बचा ये, तो ये ट्रू होगा। कैसे, देखो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर, ये इंप्लाइज कर रहा है 9 इक्वल टू, यहाँ पर x इक्वल टू इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, और 8 प्लस 1 9। ऑप्शन कौन सा ट्रू हुआ, 2 1, तो 2, 1 किसमें, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, और ये भी गलत, राइट। देखो कितना इजी क्वेश्चन, सिर्फ आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना आना था, और ये आपने यहाँ पर क्या करा,
ये इसलिए करा ताकि इजीली हम चेक कर पाए, वैसे आप चेक करोगे तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। इस तरीके से आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है? हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी mdx प्लस ndy इक्वल टू 0, जो कि एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। कैसी है? नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। एंड लेट फाई एक्स वाई बी अ फंक्शन। फाई कैसा है आपका? एक फंक्शन है इन टू वेरिएबल x, y, सच दैट इस तरीके से अगर हम फाई की इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आती है ये आपकी बन जाती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी? एग्जैक्ट। तब हम इस फाई फंक्शन को कहेंगे कि ये फाई फंक्शन जो है वो क्या कहलाएगा? आपका एक इंटीग्रेशन फैक्टर कहलाएगा। तो फाई को क्या बोलेंगे हम? इंटीग्रेशन फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल लिया है हमने, x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको चेक करते हैं क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं है। तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो यहां पर m क्या निकल के आएगा? हेयर m इज इक्वल टू, m क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ dx। यहां पर dx क्या है? ये, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? माइनस वाई। एंड n यहां पर क्या है? n यहां पर हो जाएगा x, राइट। तो एग्जैक्ट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या कहती है कि डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स होना चाहिए। तो डेल एम अपॉन डेल वाई यहां से क्या आएगा? -1। डेल एन अपॉन डेल एक्स यहां से क्या आएगा? पॉजिटिव का 1, जो कि इक्वल नहीं है, तो ये एग्जैक्ट नहीं है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें एक फाइव फंक्शन ढूंढना है कि अगर इस फाइव फंक्शन की इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो कैसी हो जाएगी? एग्जैक्ट। अगर मैं यहां पर फाई एक्स कोमा वाई 1 अपॉन एक्स स्क्र ले लूं या 1 अपॉन वाई स्क्र या 1 अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र या 1 अपॉन एक्स वाई, ये सारे के सारे फंक्शन क्या है? आपके इंटीग्रेशन फैक्टर बनेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के। कैसे? मैं कोई एक ले लेता हूं उनमें से, बाकी आप लेना और चेक करना। ओके, मैं फाई ऑफ एक्स कोमा वाई ले लेता हूं 1 अपॉन एक्स स्क्र। तो मैं क्या लेता हूं? 1 अपॉन एक्स स्क्र फंक्शन ले लेता हूं और मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं इसमें, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बनेगा? ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करता हूं एक्स डी एक्स, तो डी वाई एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये मेरा क्या है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फाई है। अगर ये एग्जैक्ट बन जाती है अब तो हमारा ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनेगा 1 अपॉन एक्स डी वाई माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहां पर जो हमारे न्यू m आ रहे हैं, राइट, नया न्यू m और n, तो मैं उसको नाम दे देता हूं m डैश। ये आपका क्या है? m डैश क्या है? न्यू m, जो यहां पर x dx का कोफिशिएंट होगा m डैश, और n डैश आपका न्यू n डैश हो गया। ओके, क्या आ रहे हैं? यहां से m डैश होगा आपका माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर dx का कोफिशिएंट, dy कोफिशिएंट n, यहां पर न्यू n क्या है? n डैश है, तो यहां से ये आया 1 अपॉन x। अब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन अप्लाई करते हैं, डेल m डैश अपॉन डेल y इज इक्वल टू y के रेस्पेक्ट में करोगे इसको क्या आएगा? डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां से डेल n डैश अपॉन डेल x इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए ये भी माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्या इंप्लाइज हुआ कि डेल m डैश अपॉन डेल y डेल n डैश अपॉन डेल x। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी आपकी? यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन अब जो आपकी आई फाई से मल्टीप्लाई करने के बाद कैसी आ गई? एग्जैक्ट, क्योंकि ये रेशो क्या हो गए? सेम हो गए। विच implies phi is an integration factor, तो phi क्या हो गया आपका? एक इंटीग्रेशन फैक्टर हो गया है। सिमिलरली आप चेक करोगे 1 अपॉन वाई स्क्वायर भी एक इंटीग्रेशन फैक्टर है,
1/x² + y² भी इसका एक इंटीग्रेशन फैक्टर है और 1/xy भी एक इसका इंटीग्रेशन फैक्टर है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया, राइट। इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे? 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ही। और सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे? जो भी आपको 4 टाइप बताए थे उन 4 टाइप को यूज करते हुए इसका सॉल्यूशन फाइंड करोगे। ओके, नेक्स्ट है आपका कुछ नोट्स है। क्या है? अगर 5xy इज एन इंटीग्रेशन फैक्टर है, देन एनी कांस्टेंट मल्टीपल, क्या कह रहा है? एनी कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ इंटीग्रेशन फैक्टर इज आल्सो एन इंटीग्रेशन फैक्टर। यानी कि ये कह रहा है दैट इज अगर फाई आपका क्या एक इंटीग्रेशन फैक्टर है, इज एन इंटीग्रेशन फैक्टर, शॉर्ट में इंटीग्रेशन फैक्टर को मैं क्या लिखूंगा? IF। अगर फाई एक इंटीग्रेशन फैक्टर है विच इज इंप्लाइज कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट मल्टीप्लाई, मैं यहां कांस्टेंट लेता हूं C, तो C इंटू फाई इज आल्सो एन इंटीग्रेशन फैक्टर। क्या कह रहा है? C इंटू फाई इज आल्सो एन इंटीग्रेशन फैक्टर। फर्स्ट नोट ये कह रहा है। सेकंड नोट क्या कह रहा है? लेट mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 बी ए नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है? एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। एंड phi1 phi2 आर इंटीग्रेशन फैक्टर, देन देयर लीनियर कॉम्बिनेशन इज आल्सो एन इंटीग्रेशन फैक्टर। यानी कि अगर इस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का phi1 और phi2 इंटीग्रेशन फैक्टर है, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? एक इंटीग्रेशन फैक्टर होगा। यानी कि ये कह रहा है दैट इज इफ phi1 एंड phi2 आर इंटीग्रेशन फैक्टर of given differential equation then linear combination, यानी कि C1 एक कांस्टेंट एग्जिस्ट करेंगे 2 C1 एंड C2, phi1 क्या बनेगा? C1 इंटू phi1 प्लस C2 इंटू phi2 इज इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। देन C1 इंटू phi1 प्लस C2 इंटू phi2 इज ऑल्सो एन इंटीग्रेशन फैक्टर, ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां पर क्या कह रहा है कि अगर phi1 phi2 इंटीग्रेशन फैक्टर हैं तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी एक इंटीग्रेशन फैक्टर होगा। थर्ड नोट है एवरी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन फैक्टर, क्या कह रहा है? एवरी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन फैक्टर्स इज आल्सो एन इंटीग्रेशन फैक्टर। अगर phi1 phi2 phi3 आपके phi n तक इंटीग्रेशन फैक्टर है, तो उनका एवरी लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा? वो भी एक इंटीग्रेशन फैक्टर होगा। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आता है? ये इंप्लाइज करता है which implies set of all integration factor with zero vector is a vector space, यानी कि अगर आप सारे के सारे इंटीग्रेशन फैक्टर को एक सेट में कलेक्ट कर लो और उसमें जीरो भी इंक्लूड कर दो, तो वो सेट कैसा बन जाएगा? आपका एक वेक्टर स्पेस बन जाएगा। उसकी डायमेंशन कितनी होगी? इनफाइनाइट डायमेंशन होगी। ये स्मॉल ऐड कर लेना कि इनफाइनाइट डायमेंशन का बनेगा। तो ये थे कुछ नोट्स, इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं जैम के अंदर। नेक्स्ट है आपके रूल्स फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर को आप कैसे फाइंड करोगे, उसके क्या रूल्स हैं? देखो कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल क्या कह रहा है? अगर आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 कैसी है? नॉन एग्जैक्ट है, राइट? ये नॉन एग्जैक्ट है और क्या कह रहा है? होमोजीनियस है। होमोजीनियस आप इजीली चेक कर सकते हो इसको फर्स्ट टाइप की फॉर्म में बनाकर, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट टाइप, यानी कि क्या थी वो थी आपकी dy बाई dx इज इक्वल टू f ऑफ x, y। इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, राइट?
तो इसमें बना के एफ ऑफ एक्स वाई को चेक करोगे वो होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं है, राइट। तो इससे आप बना के देख सकते हो कि ये होमोजेनियस है या नहीं है। तो ये क्या कह रहा है फर्स्ट रूल, कि ये कैसी होनी चाहिए, नॉन एग्जैक्ट होनी चाहिए और होमोजीनियस होनी चाहिए। और साथ के साथ कह रहा है कि ये जो m इंटू एक्स प्लस एन इंटू वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जो इनका ये एडिशन होगा ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज फुलफिल होती है तब इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेशन फैक्टर इस केस में होता है 1/m इंटू एक्स प्लस एन इंटू वाई। ये इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाता है कब, जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी होमोजीनियस हो। क्योंकि इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल रहे तो ऑब्वियसली कि ये नॉन एग्जैक्ट होगी, तभी हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे। ओके, नॉन एग्जैक्ट के साथ क्या होना चाहिए, इसको होमोजीनियस होना पड़ेगा, तब हम इसका इंटीग्रेशन फैक्टर होगा 1/mx इंटू एन वाई। ये था फर्स्ट टाइप या फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल कहता है अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई क्या है आपकी, इज ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म की है f1 xy, यानी कि जो f1 फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, x इंटू वाई का, और इसमें इंटू हो रहा है y, इस फंक्शन में y की मल्टीप्लाई हो रही है इंटू डी एक्स, प्लस f2 फंक्शन है वो भी xy का फंक्शन है लेकिन यहाँ इंटू x हो रहा है इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी इस टाइप की होती है और ये कैसी है, नॉन एग्जैक्ट तो होगी क्योंकि इंटीग्रेशन फैक्टर की बात कर रहे हैं हम। ओके, और कह रहा है कि mx माइनस एन वाई, ये सब्ट्रैक्शन कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, जो इसकी वैल्यू आएगी वो नॉन जीरो होनी चाहिए। अगर नॉन जीरो होगी देन इंटीग्रेशन फैक्टर होगा 1/mx माइनस एन वाई। क्योंकि नॉन जीरो क्यों होना चाहिए, देखो क्योंकि अपॉन में आ रहा है, अगर अपॉन में जीरो आएगा तो 1/0, और 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, तो इसलिए इस डिनोमिनेटर क्या होना पड़ेगा, नॉन जीरो। तो इसलिए यहाँ भी नॉन जीरो है और यहाँ भी नॉन जीरो है, तो ये ध्यान में रखना है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर होगा ये आपका, यहाँ पर किस फॉर्म की होगी डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप की, राइट, ये ध्यान रखना। थर्ड रूल कहता है आपका कि अगर आप जब डेल एम अपन डेल वाई यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव करते हो m का विद रिस्पेक्ट टू y और n का पार्शियल डेरिवेटिव करते हो विद रिस्पेक्ट टू x, ये फाइंड कर लोगे। अगर आप डेल एम अपन डेल वाई में से सब्ट्रैक्ट कर देते हो किसको, डेल एम अपन डेल x को, और 1/n से मल्टीप्लाई कर देते हो, यानी कि इसमें n से क्या कर देते हो, डिवाइड, जो भी n आपका फंक्शन होता है, डिवाइड करने के बाद इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आपका अगर फंक्शन आता है किसका, x का, इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली और कांस्टेंट, अगर ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद सिर्फ x का फंक्शन आता है या फिर कांस्टेंट टर्म आ जाती है, देन इंटीग्रेशन फैक्टर होगा e रेज टू द पावर, e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इंटू डी एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इसकी ये वैल्यू आएगी, एफ ऑफ एक्स का मतलब है जो भी ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आ रही है उसको हम बोल रहे हैं एफ ऑफ एक्स, राइट, जो भी ये कैलकुलेट होगा है उसको एफ ऑफ एक्स। यहां भी सिमिलरली क्या है, इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आ रहा है ये क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ y ओनली, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका f ऑफ y। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है फंक्शन ऑफ y या फिर कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट टर्म जो आती है c, मान लो c को आप लिख सकते हो c इंटू वाई रेज टू द पावर 0, राइट, y की पावर 0 1 इंटू c आ जाता है, यानी कि ये आपका एक तरीके से कांस्टेंट फंक्शन तो है लेकिन इसको आप फंक्शन ऑफ y भी बोल सकते हो, राइट, तो ये ध्यान देना है यहाँ पर। ओके, अच्छा यहाँ पर ट्रिक क्या, देखो यहाँ पर n है और यहाँ डेल n अपॉन डेल x, क्योंकि n का पार्शियल डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ लास्ट में अगर n है तो बाहर भी n है, राइट, और एक फंक्शन किसका होगा कि n किसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है x के, तो यानी कि फंक्शन आएगा x का या कांस्टेंट का। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो रहा है, देखो डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y, बाद में क्या आ रहा है डेल m अपॉन डेल y, यानी कि बाद में डेल m अपॉन डेल y आ रहा है, तो यहाँ m से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको, और ये फंक्शन किसका आएगा, क्योंकि m पार्शियल डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये फंक्शन आएगा y का या फिर कांस्टेंट। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो कि कौन सा इसकी वैल्यू फंक्शन ऑफ x बनेगी या इसकी वैल्यू फंक्शन ऑफ y बनेगी। तो ये ट्रिक थी कि जो बाद में आ रहा है उसी का फंक्शन बनना चाहिए, और उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ m का पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है बाद में तो m से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर n का पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है बाद में तो n के रेस्पेक्ट में डिवाइड कर रहे हैं, राइट। ओके, इंटीग्रेशन फैक्टर यहाँ पर e रेज टू द पावर f ऑफ x, यहाँ पर e रेज टू द पावर f ऑफ y इंटू डी वाई। इस तरीके से आप इंटीग्रेशन फैक्टर निकालोगे, रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4 से। अब लास्ट क्या कह रहा है रूल नंबर 5, कि अगर आपकी जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है
ये किस टाइप की हो, इस टाइप की हो, एक्स की पावर a इंटू वाई की पावर b इंटू एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स इंटू डी वाई, राइट, प्लस एक्स की पावर a डैश वाई की पावर b डैश इंटू एम डैश वाई डी एक्स प्लस एन डैश एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप इसको इस फॉर्म में लिख पाओ, देन इंटीग्रेशन फैक्टर होगा आपका x की पावर h y की पावर k। क्या होगा, x की पावर h y की पावर k, वेयर h एंड k आर गिवन बाय दिस रिलेशन। तो h और k किस तरीके से फाइंड करोगे, इस रिलेशन से। तो रूल नंबर 5 लगभग थोड़ा अटपटा हो जाता है, हम इसको इस मेथड से करने की बजाय, इसको एक स्टैंडर्ड मेथड है, हम उसको ब्रह्मास्त्र भी बोलते हैं। अगर आपको कोई भी रूल एग्जाम में ध्यान नहीं आता, अगर आपको कोई भी रूल एग्जाम में ध्यान नहीं आता, तो आप उसका यूज करते हुए इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल सकते हो, लेकिन उसका में इंटीग्रेशन जो फैक्टर आएगा वो x की पावर h और y की पावर k की फॉर्म का ही आएगा, राइट। तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हो, हम अभी क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके से इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। तो आपको ये नॉट जो ये भी रूल है ये आपको क्लियर होते चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जाम्पल से इनको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है फर्स्ट एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 2xy स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू वाई डी वाई इक्वल टू 0। ये आपकी क्या है, एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आप इजीली चेक कर सकते हो। तो चलिए चेक करते हैं। पहले देखो यहां पर m क्या है, एम डी एक्स, यानी कि यही एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर, यहां पर m है, ओके। एंड यहां पर क्या है, माइनस एक्स क्यूब, और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का 3x स्क्वायर वाई, राइट, ओके। और डेल एम अपॉन डेल वाई करते हैं, फाइंड करते हैं डेल एम अपॉन डेल वाई क्या आता है। वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो एक्स स्क्वायर एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, वाई का 1 माइनस वाई स्क्वायर का करोगे तो 2 पहले से है और 2 और आ जाएगा 4x वाई, राइट, ये आया। अब डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या आएगा यहां से, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x वाई, राइट, ये आया। देखो दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस 4x वाई है, तो यहाँ 6x वाई है। तो ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, आपसे पूछेगा एग्जाम में कि इसका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, तो कैसे फाइंड करोगे। अब यहां से क्लियर रखे, ये इंप्लाइज कर रहा है आपको which implies del m upon del y is not equal to del n upon del x, which implies given differential equation is not exact, क्या नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, ओके। तो आपको फाइंड करना है इंटीग्रेशन फैक्टर या फिर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन तभी निकालोगे जब आपको इसको एग्जैक्ट बना लोगे, ओके। इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे, आप यहां ध्यान दो, क्या ये होमोजीनियस बन रही है। रूल नंबर फर्स्ट जो था आपका कि नॉन एग्जैक्ट होनी चाहिए और होमोजीनियस होनी चाहिए, तो क्या ये होमोजीनियस है, बिल्कुल है। चेक देखो, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं होमोजीनियस चेक करने का। अगर इस सेकंड टाइप में है तो आपको फर्स्ट टाइप में इसको रिड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख लो, अगर हर एक टर्म की पावर सेम है, हर एक टर्म की पावर अगर सेम हो जाती है, तो आप कह सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपकी गिवन है वो कैसी है, होमोजीनियस है। कैसे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर पावर कितनी एक्स की 2, वाई की पावर यहाँ पर कितनी है 1, तो टोटल पावर कितनी हुई इस टर्म की 3, 2 + 1 3। यहाँ पर y की पावर 2, x की पावर 1, तो टोटल पावर कितनी हुई इस टर्म की 3। यहाँ भी x की पावर 3, तो इसकी पावर इस टर्म की 3, इस टर्म की 3, तो हर टर्म की पावर कितनी है, सेम है। तो हम कह सकते हैं ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कैसी है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस हो गई, नॉन एग्जैक्ट आ गई। अब आपको क्या करना है चेक, mx + ny। आपको चेक करना है कि जो एक फैक्टर है एक mx + ny, रूल नंबर 1 देखो यही कहता था, mx + ny नॉट इक्वल टू 0, राइट, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आपकी इंटीग्रेशन फैक्टर बनेगा 1/mx + ny। तो चलिए फाइंड करते हैं। पहले mx + ny को चेक करते हैं, 0 तो नहीं है, इज इक्वल टू m आपका क्या था, ये इसमें x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा x³ y - 2x² y²
ये हो गया आपका एम एक्स प्लस एन में क्या है, वाई की मल्टीप्लाई, एन आपका ये है। तो जैसे ही वाई की मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स क्यूब वाई प्लस 3x² वाई स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ये एम एक्स हो गया, ये आपका एन वाई हो गया। इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो एक्स क्यूब वाई पॉजिटिव का प्लस माइनस ये नेगेटिव का, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट। -2x² इंटू वाई स्क्वेयर प्लस, और ये प्लस 3x² वाई स्क्वेयर, तो ये 3 और ये -2, तो यहां से क्या आएगा, ये आएगा आपका x² वाई स्क्वेयर, यानी कि एम एक्स प्लस एन वाई आया आपका x² प्लस वाई स्क्वेयर, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के इक्वल नहीं है। ओके, तो इस केस में इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, बाय रूल नंबर 1, बाय रूल नंबर 1 इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, एम एक्स प्लस एन वाई, और वो क्या होगा, क्या वैल्यू आई थी एम एक्स प्लस एन वाई की, x² इंटू वाई स्क्वेयर, तो ये आपका इंटीग्रेशन फैक्टर हो गया। अब इस इंटीग्रेशन फैक्टर को आप अपनी ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करोगे इसमें, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी आएगी, एग्जैक्ट, आप चेक कर सकते हो। इसके बाद इसका आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है किसी भी 4 मेथड से। ओके, राइट, सॉल्यूशन आप फाइंड कर लोगे और चेक भी कर सकते हो ये अब एग्जैक्ट है या नहीं है। तो मैं, हमारा मेन मोटिव था इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना। ओके, नेक्स्ट है, अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कि जैम में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर से। क्या कह रहा है, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन एल वाई, डिफरेंशियल इक्वेशन को इसने नाम दे दिया एल वाई। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, वाई माइनस वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0, ये आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, कह रहा है कि द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज सेड टू बी एन इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ द इक्वेशन, यानी कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई एक इंटीग्रेशन फैक्टर है। ओके, उसके बाद कह रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स वाई इंटू एल वाई इक्वल टू 0, यानी कि अगर एफ ऑफ एक्स वाई की आप डिफरेंस, एल वाई का मतलब क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हो तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी बन जाएगी आपकी, एग्जैक्ट, कैसी बन गई आपकी, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई आपकी एग्जैक्ट। इफ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, देन अगर आपका इंटीग्रेशन जो फैक्टर है वो दे रखा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, अगर ये इंटीग्रेशन फैक्टर है देन कह रहा है, राइट, ये हमें चेक करना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन फैक्टर है या नहीं है, ये हमको कह रहा है वैसे, देन एफ इज एन इंटीग्रेशन फैक्टर, क्या एफ इंटीग्रेशन फैक्टर है, एंड वाई इज इक्वल टू दिस, जो ये सॉल्यूशन आ रहा है, वाई का मतलब क्या है, सॉल्यूशन, y is equal to 1 minus k into x into y where k belongs to real number is not its general solution, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड में भी क्या कह रहा है कि ये f इंटीग्रेशन फैक्टर होगा और ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। थर्ड में भी इंटीग्रेशन फैक्टर है और कह रहा है कि ये इसका जनरल सॉल्यूशन नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि नॉट है इंटीग्रेशन फैक्टर, और यहां पर कह रहा है कि ये इसका एक जनरल सॉल्यूशन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका जैम 2020 में आया हुआ था इंटीग्रेशन फैक्टर से। ओके, पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी गिवन है y माइनस वाई स्क्वेयर, डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी गिवन है y माइनस वाई स्क्वेयर डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 0, प्लस एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 0, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ओके, इसका इंटीग्रेशन फैक्टर आपको क्या दे रखा है, कह रखा है कि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, अगर ये इसका इंटीग्रेशन फैक्टर है तो, राइट, कंफर्म नहीं है कि ये इंटीग्रेशन फैक्टर है, हमें चेक करना है, और यही ऑप्शन में पूछ भी रहा है क्या ये एक इंटीग्रेशन फैक्टर है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो चलिए चेक करते हैं। ओके, देखो अब हमको हमें एक फंक्शन दे दिया, चेक कैसे करोगे इंटीग्रेशन फैक्टर, चेक करने के आपके पास
5 मेथड है, राइट। हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इंटीग्रेशन फैक्टर हुआ, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन फैक्टर, अगर ये इंटीग्रेशन फैक्टर हुआ, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर वो फिलफिल हो जाती है तो हम कहेंगे कि हाँ भाई आपका जो एफ ऑफ एक्स वाई है वो आपका एक इंटीग्रेशन फैक्टर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम डेफिनेशन लगाएंगे। ओके, तो आप इसको इजीली चेक कर सकते हो, ये नॉन एग्जैक्ट है। और चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पर m क्या आएगा आपका, y माइनस वाई स्क्वायर, n आएगा आपका x, राइट। ये इंप्लाइज करेगा डेल m अपॉन डेल y, जो कि आएगा 1 माइनस 2y। यहां से आपका आएगा डेल n अपॉन डेल x, जो कि आएगा 1। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो एग्जैक्ट नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो अब इसको चेक करते हैं कि f आपका इंटीग्रेशन फैक्टर है या नहीं है। चलिए, तो पहले हम निकालते हैं f इंटू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करते हैं पहले f की इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। f क्या गिवन है आपको, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आपकी, y माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई इक्वल टू 0, राइट। ये तो थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, देखो टर्म वाइज टर्म कर लेते हैं। y के अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका यहां से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ये। ओके, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हुई तो हम कह सकते हैं एफ आपका क्या है, इंटीग्रेशन फैक्टर है। तो चलिए चेक करते हैं क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी। तो यहां पर इसको नाम देते हैं हम, क्योंकि m हमने इसको नाम दे दिया था, इसको हम नाम देते हैं m डैश, राइट। अब ये नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनी आपको, हमने dx के कोएफिशिएंट को नाम दे दिया m डैश, इस dy के कोएफिशिएंट को नाम दे देते हैं हम n डैश। हम चेक करते हैं अब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, डेल m डैश अपॉन डेल y क्या आता है, y के रेस्पेक्ट में करना है हमें। तो इसका करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा, और 1 अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन माइनस के 1 अपॉन वाई स्क्वायर, तो इसका वैल्यू आएगी माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ओके, डेल एन डैश अपॉन डेल एक्स, क्योंकि देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो 0 हो जाएगा, क्योंकि x एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो इसका यही आएगा। इसका x के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहां से आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, f आपका इंटीग्रेशन फैक्टर हो गया। नेक्स्ट आप लिख सकते हो विच इंप्लाइज डेल m डैश अपॉन डेल y is equal to del n dash upon del x, which implies f of x comma y is an integration factor, is an integration factor। तो f of x y is an integration factor हो गया। अब ऑप्शन क्या गिवन थे आपके पास, देखिए ऑप्शन गिवन थे कि f is an integration factor, f is an integration factor, इसमें भी इंटीग्रेशन फैक्टर, d में था नॉट एन इंटीग्रेशन फैक्टर, तो ऑप्शन डी तो यहां से क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन डी आपका ट्रू नहीं हो सकता। ओके, बच्चे 3 ऑप्शन। अब यहां पर एक और क्या चेक कर रहे हैं, सॉल्यूशन के बारे में, तो सॉल्यूशन निकालते हैं हम। अब हम निकालते हैं सॉल्यूशन, राइट। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी बन गई अब आपकी, एग्जैक्ट, क्योंकि इंटीग्रेशन फैक्टर होगा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन से। तो जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है ये बन गई आपकी एग्जैक्ट। तो मैं इसको लिख लेता हूं अगेन, ये आपकी बन गई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। यही डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर।
राइट। ये आपकी न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई थी एफ से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब आप इसको इजीली चेक कर सकते हो, हमने चेक भी कर लिया कि ये एग्जैक्ट है। अब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना था। तो आपको सॉल्यूशन फाइंड करने के 4 मेथड बताए थे, 4 टाइप बताई थी। उन 4 मेथड का अप्लाई करके आप इसमें से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो हम फर्स्ट मेथड अप्लाई करते हैं उन चारों में से। क्या कहता था मेथड? फर्स्ट मेथड क्या कहता था कि इंटीग्रेशन करना है हमें m का विद रेस्पेक्ट टू x वेयर y ट्रीटिंग एज अ कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n विद रेस्पेक्ट टू y। तो n की सिर्फ वो टर्म जो x से फ्री है, n शुड बी फ्री फ्रॉम x। n क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए x से, इज इक्वल टू c। राइट, ये फर्स्ट मेथड था आपका सॉल्यूशन फाइंड करने का। तो इस मेथड को अप्लाई करते हैं। तो m का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, सिर्फ कौन सी टर्म? y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन देखो, मैं लिख देता हूं पहले। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्र वाई माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्र डी वाई सॉरी डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन की टर्म जो फ्री फ्रॉम एक्स है। तो इसमें देखो एक्स आ रहा है, इसको और सिंप्लीफाई करोगे नहीं कर सकते, ये मोस्ट सिंप्लीफाई फॉर्म में ही है। तो यहाँ पर x आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो n x से फ्री है। तो यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ 0 dy इज इक्वल टू सी। ओके, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर क्या था? y को आप एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बनेगा माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस इसका भी माइनस 1 अपॉन एक्स, और माइनस पहले से ही है तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। ओके, प्लस इसका 0 इज इक्वल टू सी। राइट, क्योंकि 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होगा। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या बनेगा? माइनस 1 प्लस वाई, एलसीएम ले लेते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू सी। यहां से ये निकल के आएगा -1 प्लस वाई सी इंटू एक्स इंटू वाई, यानी कि वाई की वैल्यू निकल के आएगी यहां से 1 प्लस सी एक्स वाई। वाई निकल के आया, यानी कि सॉल्यूशन निकल के आया 1 प्लस सी एक्स वाई। ओके, ये आपका सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब ऑप्शन में क्या गिवन था ये ध्यान रखना, 1 प्लस सी इंटू एक्स इंटू वाई। और ऑप्शन में क्या गिवन है? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, डी तो हम आपका गलत हो गया था। फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है? वाई इक्वल टू 1 माइनस के एक्स वाई इज नॉट इट्स जनरल सॉल्यूशन। और आपका सॉल्यूशन क्या आया था? आपका जो सॉल्यूशन निकल के आया था वो था y इक्वल टू 1 प्लस सी एक्स वाई। राइट, ये तो क्या ये इस फॉर्म में है? बिल्कुल है। अगर मैं c की वैल्यू क्या ले लूं? माइनस के, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जैसे ही मैं c की वैल्यू माइनस के ली तो ये क्या बन गया? 1 माइनस के एक्स वाई, यहाँ पर k रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो ये डिफरेंशियल क्या है? सॉल्यूशन है। और यहाँ पर कह रहा है नॉट इट्स जनरल सॉल्यूशन। क्या कह रहा है? नॉट। इसका मतलब ऑप्शन ए भी क्या हो गया? गलत हो गया। ओके, इसमें आते हैं। यहाँ पर देखो y इक्वल टू 1 है, ये नेगेटिव का 1 नहीं हो सकता, तो ये भी क्या हो गया? और ये कह रहा है कि जनरल सोल्यूशन है, जबकि ये जनरल सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जनरल सोल्यूशन होगा 1 प्लस, तो यहाँ पर है -1 प्लस, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। अब बचा क्या? सी ऑप्शन। अब सिर्फ सी ही बच रहा है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाता है, लेकिन हम चेक करते हैं कि कैसे ट्रू है। ओके, यहाँ क्या कह रहा है? -1 प्लस के एक्स वाई, जहां पर के बिलोंग्स टू इज नॉट इट्स जनरल सॉल्यूशन। बिल्कुल सही कह रहा है, ये इसका जनरल सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जनरल सॉल्यूशन तो 1 प्लस सी एक्स वाई टाइप का होगा, और यहां पर आ रहा है -1। राइट, तो ये ऑप्शन ट्रू हो गया कि इंटीग्रेशन फैक्टर है एफ, और ये इसका जनरल सॉल्यूशन नहीं है। दिस इज ट्रू। इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन फैक्टर पर क्वेश्चन आते हैं। राइट, ओके, और क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि अगर x की पावर h इंटू वाई की पावर k इज एन इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का x की पावर h इंटू वाई की पावर k क्या है? इंटीग्रेशन फैक्टर है। ओके,
देन द ऑर्डर्ड पेयर एच के इज इक्वल टू, यानी कि एच और के की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी, और यहाँ पर ऑप्शन में एच और के की वैल्यू गिवन है। ओके, देखिए इसको, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये किस टाइप की बन रही है आपकी। हमने एक सेकंड रूल बताया था इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने का, क्या था, f1 एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस f2 एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। अगर सेकेंड रूल था आपका, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की है तो आपका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन फैक्टर होगा 1/mx माइनस एन वाई, जहां पर कह रहा था कि mx माइनस एन वाई शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, mx माइनस एन वाई जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए था। ओके, अब इसको ध्यान से देखो, देखो ये एक्स वाई का फंक्शन है, वन का मतलब एक्स वाई की पावर जीरो कह सकते हो आप, तो ये भी एक्स वाई का फंक्शन है, f1 एक्स वाई हो गया, y इंटू डी एक्स इस टाइप की है, x इंटू वन माइनस एक्स वाई, तो ये एफ एक्स वाई का फंक्शन है ये भी, और x इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो, यानी कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो रूल नंबर 2 को अप्लाई करती है। और यहाँ पर हमें सिर्फ ये चेक और करना है कि एम एक्स माइनस एन वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो चलिए चेक करते हैं, तो यहाँ पर m क्या होगा, यहाँ पर m क्या होगा, देखिए यहाँ पर m है आपका y, राइट, y इंटू वन प्लस एक्स वाई, यानी कि dx का कोफिशिएंट, मैं इस y के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो y इंटू वन वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने के बाद n क्या हो जाएगा, n यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर देता हूं अंदर, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई हो गया, ठीक है, ये m हो गया, ये n हो गया। ओके, हमें चेक क्या करना है, एम एक्स और एन वाई, तो एम एक्स और एन वाई भी देख लेते हैं। यहां से मैं निकाल लेता हूं एम एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा आपका एक्स वाई प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र, यहां से आपका आएगा एन वाई, एन में वाई की मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र, ये भी आ गया। आपको चाहिए था एम एक्स माइनस एन वाई, तो एम एक्स माइनस एन वाई आएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखिए ये प्लस यहाँ माइनस लगेगा, तो यानी कि ये एक तरीके से ये आएगा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र, ये एम एक्स हो गया, माइनस एन वाई एक्स वाई माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र, ये हो गया। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, देखिए ये एक्स वाई प्लस का यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस और ये प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का एक्स स्क्र, ये माइनस और ये माइनस, माइनस और माइनस प्लस, ये एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस का, ये भी एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस का, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये इक्वल टू आएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्र वाई स्क्र, राइट। और इस केस में इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है, इस केस में रूल नंबर 2 में इंटीग्रेशन फैक्टर होता है आपका, इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू 1/mx माइनस एन वाई, जो कि आपका आ रहा था 1/2 एक्स स्क्र वाई स्क्र, जो कि आया था 1/2 इंटू एक्स स्क्र वाई स्क्र, राइट। ओके, इसको मैं लिख सकता हूं एक तरीके से 1/2 एक्स रेज टू द पावर माइनस 2 वाई रेज टू द पावर माइनस 2, राइट। देखो ये कांस्टेंट टर्म और फालतू मारा है, एक्स की पावर एच वाई की पावर के का तो आ रहा है, एक्स की पावर एच एन टू वाई की पावर के की फॉर्म में आ रहा है, लेकिन इस कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने एक रूल यार नोट पढ़ा था, नोट में क्या पढ़ा था, अगर फाई इंटीग्रेशन फैक्टर है, क्या कह रहा था नोट में, अगर फाई, इफ फाई इज एन इंटीग्रेशन फैक्टर which implies c times phi is also an integration factor, is also an integration factor, राइट। तो यहाँ फाइ को मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू एक्स की पावर माइनस 2 वाई की पावर माइनस 2, ये इंटीग्रेशन फैक्टर है, तो c इंटू फाइव इंटीग्रेशन फैक्टर होगा, अगर मैं c की वैल्यू 2 ले लूँ, राइट, तो विच इम्प्लाइज ये क्या है, हाफ फाइ की वैल्यू क्या है, ये एक्स की पावर माइनस 2 वाई की पावर माइनस 2 इज एन इंटीग्रेशन फैक्टर, तो विच इम्प्लाइज c, और c की वैल्यू मैं लेता हूँ 2 इंटू फाइव, यानी कि 2 इंटू 1/2 एक्स रेज टू द पावर माइनस 2 वाई रेज टू द पावर माइनस 2 इज आल्सो एन
इंटीग्रेशन फैक्टर, राइट। फर्स्ट नॉट था ये आपका, ये भी एक इंटीग्रेशन फैक्टर होगा। तो यहां से क्या निकल के आएगा, यानी कि ये इंप्लाइज कर रहा है 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि एक्स पावर -2 वाई की पावर -2 क्या होगा, इज एन इंटीग्रेशन फैक्टर, राइट। ये इंटीग्रेशन फैक्टर होगा। हम कांस्टेंट को रिमूव कर सकते हैं। और क्या कह रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा था आपसे कि x की पावर h, y की पावर k क्या है, इंटीग्रेशन फैक्टर है। जहां h की वैल्यू कितनी आई -2 और k की वैल्यू क्या आ रही है -2, राइट। आप फाइंड कर चुके हो कि h की वैल्यू देखो, अगर कंपेयर करो तो इसे कंपेयर कर रहे हो x की पावर h y की पावर k से, यहां से क्या निकल के आ रहा है, यहां से निकल के आ रहा है जो h k है वो क्या है आपका -2 -2, राइट। यहां से आप इजीली चेक कर सकते हो आपका ऑप्शन कौन सा ट्रू हो गया, ऑप्शन नंबर ए, राइट। और ये आया था आपका जैम 2019 में। और यहां पर कौन सा रूल लग रहा है, रूल नंबर 2 फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेशन फैक्टर, राइट। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन फैक्टर्स का आप यूज करोगे रूल का, कि किस तरीके से इंटीग्रेशन फैक्टर निकलता है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको ये रूल और सॉल्यूशन निकालने वाले जो मेथड है वो क्लियर होते चले जाएंगे। बस आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आपको एक परफेक्ट बनाएगी कि किस तरीके से थ्योरी अप्लाई होती है क्वेश्चनों में। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। एन इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज, क्या पूछ रहा है, इंटीग्रेशन फैक्टर पूछ रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखो मैंने आपको रूल बताए थे, रूल 1 बताया, उस पर एग्जाम्पल देख लिया था हमने। रूल नंबर 2 पर अपने क्वेश्चन देख लिया था। रूल नंबर 3 और 4 है, उसको भी आप इजीली चेक कर सकते हो अगर जो उनकी कंडीशन दे रखी है वो फिलफिल करती है। रूल नंबर 5 थोड़ा अटपटा था, मैंने बोला था कि रूल नंबर 5 क्या थोड़ा अटपटा है, उसको चेक करोगे तो बहुत एक तरीके से कंफ्यूजन है। क्यों क्यों कंफ्यूजन, देखो वैसा अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है अच्छी ठीक है, लेकिन मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन भरा लगता है वो, क्योंकि इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। कहाँ गया, ये रहा। कि एमडीएक्स को पहले आप चेक करोगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का है, इसमें चेक करने के बाद फिर आप एच और के की वैल्यू फाइंड करोगे। तो इस रूल नंबर 5 को करने की बजाय मैंने कहा था एक ब्रह्मास्त्र है हमारे पास। ब्रह्मास्त्र यानी कि अगर आप कुछ कोई भी 5 के 5 रूल आपको याद नहीं है तो आप उसका यूज कर सकते हो, लेकिन आप जो उसमें इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा वो एक्स की पावर एच इंटू वाई की पावर के आएगा। अगर कहीं लॉगरिथम आ रहा है, एक्सपोनेंशियल आ रहा है, तो उसमें चांस है कि इंटीग्रेशन फैक्टर किस टाइप का होगा, 3 और 4 टाइप से, क्योंकि ऑप्शन गिवन होते हैं आपको, राइट। तो अगर लॉगरिथम में आ रहा है और एक्सपोनेंशियल में आ रहा है तो यानी कि रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 से कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा। ओके, तो रूल नंबर 5 की बजाय हम एक ब्रह्मास्त्र यूज करते हैं, वो इस क्वेश्चन में देखते हैं जो आपका ये क्वेश्चन गिवन था। और ये जैम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, जैम 2020 सॉरी जैम 2018 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है। देखो ऑप्शन में क्या गिवन है, एक्स के लॉग एक्स, एक्स क्यूब लॉग एक्स। तो सबसे पहले आप देखो किस किस टाइप में, एमएसक्यू में है या एमसीक्यू में है। अगर एमसीक्यू में हुआ तो एक ही ऑप्शन ट्रू होगा, और एमएसक्यू में हुआ तो एक से ज्यादा होगा। तो 2018 में जो ये क्वेश्चन आया हुआ है ये आपका एमसीक्यू में आया हुआ है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एक ही ऑप्शन ट्रू होगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं। पहले एक्स की पावर, यानी कि एक्स की पावर में कुछ इसमें ऑप्शन में गिवन है। तो एक ब्रह्मास्त्र क्या कहता है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और पूछ रहा है इंटीग्रेशन फैक्टर, तो ऑब्वियस है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी, नॉन एग्जैक्ट होगी। तो आपको इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है। तो आप मान लो, तो आपका ब्रह्मास्त्र रूल है, रूल को मैं क्या कह रहा हूं, ब्रह्मास्त्र रूल। तो ब्रह्मास्त्र रूल क्या कहता है, लेट कर लेते हैं हम, लेट एक्स की पावर एच इंटू वाई की पावर के इज एन इंटीग्रेशन फैक्टर, या बी एन इंटीग्रेशन फैक्टर। हमने मान लिया कि ये क्या आपका एक इंटीग्रेशन फैक्टर है ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको कोई रूल समझ में नहीं आता तो आप मान लो कि हाँ भाई ये आपका एक इंटीग्रेशन फैक्टर है। अगर इंटीग्रेशन फैक्टर है, जैसे ही इस इंटीग्रेशन फैक्टर की इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी बन जाएगी, एग्जैक्ट, राइट। तो चलो भाई डेफिनेशन लगाते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर की, मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स की पावर एच और वाई की पावर के से इसमें मल्टीप्लाई करता हूं, तो फर्स्ट जो टर्म है वो क्या बन जाएगी, फर्स्ट टर्म बनेगी आपकी एक्स की पावर एच, वाई की पावर के, और एक पावर पहले से ये 1, तो क्या बन जाएगा वाई की पावर के प्लस 1 प्लस 1/3 एक्स की पावर एच, वाई की पावर 3 प्लस के, या के प्लस 3 का हो,
क्योंकि एडिशन में आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस हाफ एक्स की पावर 2 और h, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर ऐड हो जाती है, एक्स की पावर h+2 एंड वाई की पावर k। ये आपका फर्स्ट कंपोनेंट बना, यानी कि dx का कोफिशिएंट बना, राइट। एक्स की पावर h वाई की पावर k से मल्टीप्लाई करने के बाद अब इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर ही लिख लेता हूं मैं नीचे, एक्स की पावर h की मल्टीप्लाई 1/4 एक्स की पावर h से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनेगा एक्स की पावर h+1 वाई की पावर k प्लस एक्स की पावर h+1 वाई की पावर k+2 dy इक्वल टू 0, राइट। इंटीग्रेशन फैक्टर से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये अगर इंटीग्रेशन फैक्टर है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगी, तो एग्जैक्ट होगी तो आपकी कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन से आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x होगा, इक्वल होगा। ओके, यहां पर m क्या है आपका, m dx का कोफिशिएंट, यानी कि ये आपका m है और ये आपका n है, ये तो हो गया m और ये हो गया आपका n। ओके, इसको पहले मैं लिख लेता हूं, इसको मैं पहले लिख लेता हूं। तो m क्या था आपका और n क्या था, ये आया था आपका x की पावर h y की पावर k+1, x की पावर h y की पावर k+1, फिर प्लस 1/3 x की पावर h प्लस 1/3 x की पावर h y की पावर k+3 प्लस 1/2 प्लस 1/2 x की पावर h+2 y की पावर k, राइट। ये हो गया, और n क्या था, 1/4 की भी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x की पावर h+1 y की पावर k, 1/4 x की पावर h+1 y की पावर k प्लस 1/4 x की पावर h+1 y की पावर k+2 y की पावर k+2। ओके, अब हम चेक करते हैं डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। अब हम चेक करते हैं डेल m अपॉन डेल y क्या आएगा, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये बनेगा y की पावर k+1 है, तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो k+1 पावर आगे, यहाँ से बचा x की पावर h, ये तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि x की पावर h क्या होगा, कांस्टेंट से ट्रीट होगा, यहाँ से बना y की पावर k प्लस 1/3 k+3 x की पावर h इंटू वाई की पावर k+2 प्लस हाफ k x की पावर h+2 सॉरी x y k x की पावर h+2 एंड y की पावर k-1, ये बना डेल n अपॉन डेल x, डेल n अपॉन डेल x बनेगा यहाँ से 1/4 x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ से आएगा h+1 x की पावर h y की पावर k प्लस 1/4 h+1 x की पावर h y की पावर k+2, ये आ गया डेरिवेटिव। क्योंकि ये क्या है, इक्वल है, देखो क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी, हमने उसको इंटीग्रेशन फैक्टर माना था, ये इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल का मतलब है कि जो इक्वल का मतलब है कि x की पावर h और y की पावर k, ये इनका जो कोफिशिएंट होगा वो इक्वल होंगे, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो। यहां से क्या निकल के आ रहा है, यहां से निकल के आ रहा है कि x की पावर h, देखो x की पावर h y की पावर k, इन दोनों का कोफिशिएंट इक्वल होगा, यानी कि k+1 इज इक्वल टू होगा, हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों इक्वल है तो कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं, ये दोनों रेशो क्या है, इक्वल हैं, यानी कि इनका जो कोफिशिएंट होंगे वो भी इक्वल होंगे। यहाँ पर x की पावर h y की पावर k, यहाँ x की पावर h y की पावर k, यानी कि इन दोनों का कोफिशिएंट क्या होगा, इक्वल, k+1 इज इक्वल टू होगा 1/4 h+1, राइट। ओके, यहां से क्या निकल के आएगा,
एक्स की पावर एच वाई की पावर के प्लस टू, इसमें कौन सी टर्म है, एक्स की पावर एच वाई की पावर के प्लस टू, ये रहा। यहां से निकल के आएगा 1/3 के प्लस थ्री इज इक्वल टू होगा 1/4 एच प्लस वन, राइट। ओके, एक पावर ए कम हो गया। यहां से क्या है, एक्स की पावर एच प्लस टू वाई की पावर के माइनस टू, और यहां पर है ही नहीं, ये यहां पर ये वाला एक्स की पावर एच है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। 1/2 के इज इक्वल टू 0। ओके, और यहां पर बच गया एक्स की पावर एच वाई की पावर के प्लस टू, इसका कोफिशिएंट है 1/4 एच प्लस वन इक्वल टू 0। कोफिशिएंट कंपेयर हो गए। ओके, देखो यहां पर x की पावर एच x की पावर h प्लस टू इंटू वाई की पावर k माइनस वन, इधर ये टर्म है नहीं, तो इसका मतलब इधर उसका जो कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा। 0 इंटू मैं यहाँ ऐड कर सकता हूँ प्लस 0 इंटू एक्स की पावर h प्लस टू इंटू वाई की पावर k माइनस वन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और कोफिशिएंट कंपेयर करूंगा तो 1/2 k इक्वल टू 0, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, तो आपके पास निकल के आया ये चार कंडीशन निकल के आई। अगर आप इस कंडीशन से चेक करो, यहां से देखो, यहां से क्या निकल के आ रहा है, k इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई, k इज इक्वल टू 0 आ गया। और यहां से क्या निकल के आ रहा है, यहां से आपको निकल के आ रहा है h इज इक्वल टू -1, k इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू -1 निकल के आ रहा है। ओके, होल्ड। अब इसको इन कंडीशन में रख के देखते हैं क्या ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अगर k इक्वल टू मैं 0 पुट करूं इसमें, इस वाले फर्स्ट में, तो क्या निकल के आएगा, k इक्वल टू 0 हुआ। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं पहले, तो ये बनेगा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, ये मैंने सॉल्व कर लिया है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या बनेगा, 4k प्लस 4 इज इक्वल टू h प्लस वन, ये बना। k अगर 0 है, इफ k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0 हुआ तो h क्या होगा, देन k इज इक्वल टू 0 पुट करा, 0 पुट कर दिया। ओके, तो k 0 हुआ तो यहां से बचा 4 और h प्लस वन है, इस 1 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो h की वैल्यू आएगी 3, h की वैल्यू आएगी आपकी 3, सिंप्लीफाई करके। ओके, इफ अब क्या, h इक्वल टू -1, h इक्वल टू, फ्रॉम फर्स्ट से चेक करना है, h इक्वल टू -1, h आपका है -1, h -1 है, देन k क्या हो जाएगा, देन k हो जाएगा आपका h इक्वल टू -1, यहां पुट करा, -1 प्लस 1 0। ओके, 0 हो गया, 4k प्लस 4 है, ये 4 हो जाएगा, माइनस का 4, और k की वैल्यू -1 आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी -1, k की वैल्यू आ गई -1। ये तो आया था फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से भी चेक कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 बनेगी आपकी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, k प्लस 3 है, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 4k प्लस 12, 4k प्लस 12 इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो ये बनेगा 3h प्लस 3, 3h प्लस 3, 3h प्लस 3, ये बना। ओके, हमारे पास दो कंडीशन थी, इफ k इज इक्वल टू 0, देन दो कंडीशन क्या निकल कर आई थी, k 0 और h इक्वल टू -1, ये अप्लाई करते हैं अब हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। इफ k इक्वल टू 0, k 0 हुआ तो h क्या आएगा आपका, देन h इक्वल टू k 0 हुआ, और 3 इधर गया 9, 9/3 h इक्वल टू 3, राइट। इसको सॉल्व करते हैं तो
देखो k इज इक्वल टू 0 प्लस 12, 3h प्लस 3, ये इधर जाएगा तो 9 हो जाएगा, 3h, और यहाँ से 3 से कैंसिल आउट होके h इज इक्वल टू 3 आएगा, राइट। तो वही मैंने लिखा है, सिंप्लीफाई कर लेना आप। इफ k इज इक्वल टू 0 देन h इज इक्वल टू 3, ओके। इफ h इज इक्वल टू -1 देन h इज इक्वल टू -1 था, बिल्कुल। देन k की वैल्यू निकल के आएगी, k की वैल्यू क्या निकलेगी, h इज इक्वल टू -1। तो जैसे ही -1 पुट करा तो माइनस का 3 प्लस 3 0, 4k प्लस 12, 12 इधर गया तो क्या आया, 4k इज इक्वल टू -12 और k इंटू -3, k आया आपका -3, k इज इक्वल टू आया -3। h इज इक्वल टू 1 तो यहां से आ रहा था k इज इक्वल टू -1, h इज इक्वल टू -1 यहां पुट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहां से निकल के आ रहा है -3। तो आपके पास h के ऑर्डर पेयर कितने आ गए, 4 ऑर्डर पेयर आए। क्या h और k हम चेक कर रहे हैं, h और k आपके पास निकल के आए, h3 है, k 0 है, h आपका -1 है, k -3 है, और क्या निकल के आए थे, यहां पर k 0 है तो h3, यानी कि h3 k 0, h3 k 0 ये हो चुका पहले से ही, और यहां से h -1 तो k भी -1, यानी कि 3 निकल के आ रहे हैं, 3 आपके ऑर्डर पेयर निकल के आ रहे हैं। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछा था कि इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, तो ये x की पावर h y की पावर k हमने क्या माना था, इंटीग्रेशन फैक्टर माना था, तो ये क्या हो जाएगा आपका, विच इज इंप्लाइज इंटीग्रेशन फैक्टर आर, इसके इंटीग्रेशन फैक्टर होंगे आर x की पावर h यानी कि 3, y की पावर 0 होगा तो 1 हो जाएगा, x की पावर 3, x -1, y की पावर -3, ओके। और एक इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा इसका x की पावर -1 इंटू वाई की पावर -1, दैट इज x³ 1/x, y³ 1/xy, ये इसके इंटीग्रेशन फैक्टर आएंगे x और y की फॉर्म में। और ऑप्शन में आपको पता है ये MCQ टाइप का है, क्या इनमें से कोई ऑप्शन में है, बिल्कुल है, कौन सा है, x³, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। तो ये एक ऐसा रूल था कि आपको अगर कोई समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा रूल आप लगाओगे इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के लिए, तो आप इस रूल को लगा सकते हो अगर ऑप्शन में x और y की पावर का इंटीग्रेशन फैक्टर है। और जैसे देखो यहाँ ऑप्शन में लॉग भी आ रहा है, अगर मान लो ये फेल हो जाता, इसमें किसी भी टाइप का नहीं आता, तो लॉगरिथम तो है, तो लॉगरिथम है तो यानी कि e की पावर में आपके रूल नंबर 3 और 4 थे, यानी कि रूल नंबर 3 या 4 से इसका फैक्टर निकलेगा, तो वो रूल नंबर 3 और 4 अप्लाई करते तो इन दोनों में से किसी टाइप का आ जाएगा, लेकिन उसमें से नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि आपका MCQ है तो इंटीग्रेशन फैक्टर आ चुका है x³, तो इसमें आपका ऑप्शन ट्रू हो गया, ऑप्शन सी। तो ये एक ब्रह्मास्त्र था, अगर x की पावर और y की पावर k में आपका सॉल्यूशन गिवन है तो, यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर है, ओके। तो ये था आपका जैम 2018 में। इस तरीके से आप अप्लाई करोगे इंटीग्रेशन रूल्स को टू फाइंडिंग इंटीग्रेशन फैक्टर। तो इतना ही आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रेशन फैक्टर में थ्योरी थी, और इधर से ही क्वेश्चन बनते हैं। अगर इतनी थ्योरी आपने समझ ली अच्छे से और इसको आप अप्लाई करना सीख गए, तो आपसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रेशन फैक्टर का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, जितने नंबर ऑफ प्रैक्टिस आप करोगे उतने ही आपकी थ्योरी है स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो फिजिक्स वाले के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।